चलिए आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन डी ऑफ मॉडल पेपर 3, सेक्शन डी ऑफ अकाउंटिंग। आगे बढ़ते हैं। गिव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज डायरेक्टेड बाय शोइंग कैलकुलेशंस वेरेवर नेसेसरी। आप ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। अब ये क्या होता है, आपको 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, करेक्ट। आउट ऑफ आपको कितने अटेंड करने, लेट्स सी इन द पेपर। तो आपको सेक्शन सी में, सॉरी एनी सेक्शन डी में आपको कोई भी 3 अटेंड करने हैं आउट ऑफ 5। तो आपको टोटल 3 अटेंड करने हैं आउट ऑफ 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। From the following information of Bharat and Yash firm, determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of last 5 years weighted average profit। चलिए देखते हैं। तो 5 साल का एवरेज निकालना है, उसका 3 गुना आपका प्रॉफिट गुडविल हो जाएगा। मतलब पहले क्या, इसमें बहुत ये इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ इतना ही करना है, ये भरत और यश का गुडविल ढूंढना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years purchase of last 5 years weighted average profit। तो पहले 5 साल का वेटेज निकाल लो, करेक्ट, और उसका 3 गुना कर दो तो गुडविल मिल जाएगी। अब 5 साल का वेटेज कैसे निकालेंगे, तो भैया 18 19 का 20 है, फिर 30 है, फिर 37,500 है, 45,000 है और 60,000। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। अगर यहां नहीं बोला होगा तो वेटेज तो आपको वेटेज करना पड़ता है, बिकॉज ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। जब भी प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में होता है तो हम वेटेज करते हैं। तो वेटेज कैसे करते हैं देखिए। तो पहले हम इन सबको उनके नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका जो पहला साल है 18-19, उसमें 20,000 रुपए का प्रॉफिट था। फॉर द फर्स्ट ईयर इट इज 20,000 इंटू 1 20,000, फिर 30,000, ये सेकेंड ईयर में 30,000 इंटू 2 60,000, फिर 37,500 इंटू 3 37,500 इंटू 3 इट इज 1,12,500। चलिए 37,500 है, पहले मैं इसको लिख लूं। हाँ जी, ये 37,500 है। 37,500 इंटू 3 इट इज 1 लाख। एक बार मैं क्वेश्चन में भी चेक कर लूं बेटा कि सही है कि नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाए तो 37,500 इंटू 3 इट इज 1,12,500। नेक्स्ट आ जाए 45,000 into 4, 45,000 into 4, 45,000 into 4 it is 1,80,000। और now 60,000 into 5 it is 3 लाख। जब भी वेटेज करना होता है तो जो भी आपका 20,000 है तो उसको फर्स्ट से 1 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड वाले को सेकंड से, थर्ड वाले को थर्ड से, फोर्थ वाले को फोर्थ से, फिफ्थ वाले को फिफ्थ से मल्टीप्लाई करो। तो जो आपका टोटल आएगा आपका, इन सबका हम टोटल कर लें 20,000 प्लस 60,000 इट इज कॉल इट इज 80,000। 80,000 प्लस 1,12,500 इट इज कॉल 2,02,500, 2,02,000, 3,02,000, 4,02,000 और उसमें से आपस 20 निकाल लो तो 3,82,500 और 3 लाख प्लस 3 लाख इट इज 6 लाख। क्या आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फंडा आ गया हमारा। टोटल हम लोग यहाँ पे कर लिए बेटा, मेरा टोटल है ना, मैंने यहाँ 10,000 कैलकुलेट नहीं किए थे, फिर से कर लेते। 20 प्लस 60 इट इज 80 और 1 लाख, तो 1,80 नहीं 1,92,500 होगा। 1,92,500 प्लस 1,80,000 तो यहां पे आ जाएगा 1,92,500, 2,92,500 प्लस, एक मिनट रुक जाओ बेटा, मुझे कैलसी देके जाना। हाँ 2,92,000, एक मिनट मैं कैलसी ले लूं। 1,92,500 प्लस 3 लाख, 4,92,500, 5,92,500 प्लस 80,000, 6,72,500। तो यहाँ आएगा 6,72,500
डिवाइड बाय यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इट इज कॉल्ड 15। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 6,70,500 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 44,833। लेट्स चेक दिस ऑल्सो। तो 6,72,500 डिवाइड बाय 15 कर देते हैं तो 4,48,333 आपका आ जाएगा 0.33। तो ये बराबर इसकी फॉर्मूला क्या आएगी? टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। ये पहले आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखने का, बाद में ये फॉर्मूला लिखनी होती है, बाद में ये आंसर लाना। तो यू नीड टू राइट द फॉर्मूला कंपल्सरीली। तो यहाँ पे आपका वेटेज प्रॉफिट आ गया आपका 44,833। तो ये आपका बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 इयर्स वेटेज प्रॉफिट। तो लास्ट 5 इयर्स वेटेज प्रॉफिट तो आ गया, उसका 3 गुना गुडविल हो जाएगा। तो वेटेज प्रॉफिट ये जो है इसका 3 गुना करेंगे, वेटेज प्रॉफिट जो है उसका 3 गुना करेंगे तो गुडविल आ जाएगी। ये भी हम चेक कर लेते हैं, इंटू 3 तो आपका आ जाएगा 134,499, इट इज 184,500। तो ये हमारा टोटल आ गया। इसमें फॉर्मूला आपको लिखनी होगी, इट्स कॉल्ड लिटरेरी प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो क्लियर हो गया आपको गुडविल? तो पहले आपको क्या बोला गया था? लास्ट 5 इयर्स का एवरेज ढूंढना है। तो लास्ट 5 इयर्स का आपने वेटेड एवरेज ढूंढ लिया, इनका टोटल, इनको मल्टीप्लाई किया, इनका टोटल निकाला, टोटल को इसके टोटल से डिवाइड कर दिया, आपका आ गया वेटेड प्रॉफिट, और उसको इंटू 3 किया बिकॉज 3 इयर्स परचेज है तो आपकी गुडविल आ गई। एनी डाउट्स भैया? नो डाउट्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए, द कैपिटल ऑफ अंजलि एंड आकांक्षा इज 8 लाख। ये कॉमा गलती से आ गया है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। लास्ट 3 years प्रॉफिट इज 1,40,000 and 90,000. So determine the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of last 3 years average profit. तो भैया ये भी सिंपल सा फंडा है। आपको क्या करना है? 2 years परचेज तो करना है, तो सिंपल है, पर आपको पहले लास्ट 3 years का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वैसे भी ये इंक्रीज और डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, करेक्ट? तो आपको क्या करना है? यहाँ पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड में ढूंढ, तो ये आपका सिंपल एवरेज हो जाएगा। तो पहले आपको क्या यहाँ पे बोला गया? डिटरमाइन वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में क्या होता है? आपको पहले एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से माइनस करना हो। ये मैंने आपको एमसीक्यू में एक्सप्लेन कर दिया है कि हमेशा मैंने एक बार आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था एमसीक्यू के अंदर। ये क्या था? ये यहाँ पे देखते क्या था, ये रहा। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि, चलिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप, चलिए मैं यहाँ पे नया ही बोल देता हूँ। समझिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ फर्म है ए, बी और सी, और ये 5 साल से फर्म को या 3 साल से फर्म को चला रहे हैं। यहाँ थोड़ा बड़ा करके अमाउंट में लिखता है। तो 3 साल से फर्म चला रहे हैं, ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल, और 3 साल का उनको एवरेज प्रॉफिट निकालना। अब 3 साल बाद कोई नया बंदा आके, बराबर नया बंदा आके अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि नया बंदा आएगा, 8 लाख रुपए लगाएगा, तो उस पर 12% वो कमा लेगा। तो भैया 8 लाख पे इंटू 12% करेंगे तो ये बंदा जो नया होगा वो 96,000 रुपीज कमा लेगा इन दी नेक्स्ट ईयर, यानी इस साल में। ओके, इस साल में वो 96,000 जो नया बंदा आएगा वो कमा लेगा। अब बात करेंगे हमारे पुराने बंदों की। तो पुराने बंदे कितना कमा रहे हैं तो हम लोग उसका एवरेज निकालेंगे। तो बताइए, मेरा पहले साल का प्रॉफिट 1 लाख 140 और 90 का है, तो हम करेंगे यहाँ पे 1 लाख 140 और 90, और उसका हम एवरेज निकालना चाहे तो इन तीनों को प्लस करना होगा और डिवाइड बाय 3 करना। तो देखिए हमारा क्या आएगा एवरेज, तो 1 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 90,000,
तो टोटल हो जाएगा 3,30,000। अब इनका टोटल आ गया 3,30,000 डिवाइड बाय 3, इट इज 1,10,000। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है कि जो नया बंदा आएगा, मतलब अगर हम आने वाले साल में एवरेज 1,10,000 तो कमा ही लेंगे, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग क्या करते हैं, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हमने अभी, कोई नया बंदा आएगा और कमाएगा तो हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है उसमें से माइनस कर लेंगे, दैट इज 96,000। तो हमारे पास 14,000 का बैलेंस हो जाएगा। अभी जो 14,000 का जो बैलेंस होगा ये हमारा होगा सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का कितना गुना गुडविल है, तो इट इज 2 years परचेज, दुगना गुडविल है। तो 14,000 इंटू 2 इट इज 28,000। तो ये हमारी गुडविल आ गई। सर एग्जाम में इस तरह से लिखना है? नहीं बेटा, मैंने आपको समझाया है इस तरीके से लिखना, इस तरीके से कि पहले आपका नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख की है, कोई नया बंदा आया तो 8 लाख लगाएगा, 12% उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, तो वो बंदा 96,000 कमा लेगा। तो नेट एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, करेक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा 96,000, करेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मतलब नेक्स्ट क्या आएगा कि सपोज फॉर एग्जांपल ये 96,000 तो कमा लेगा, तो इसकी फॉर्मूला क्या हो गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूला को भी आपको यहाँ लिखना होगा। तो भैया मैंने यहाँ फॉर्मूला, अरे बेटा, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखनी होगी, एंड द फॉर्मूला इज, यहाँ फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपकी फॉर्मूला है, वो लगाओगे तो आपको 90, पहले फॉर्मूला लिख देनी होगी, फिर आप ये लिख सकते हो। उसके बाद क्या होगा, तो आपका ये 96,000 आ गया। अब जो हम कमा रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं, तो हम एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे, तो तीनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1,10,000। फिर एक्सपेक्टेड, एवरेज में से एक्सपेक्टेड माइनस करेंगे तो 14,000 आ जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, तो ये 14,000 आ जाएगा। तो ये आपका एवरेज में से एक्सपेक्टेड माइनस किया तो आपका 14,000 आ गया, और 14,000 को इंटू 2 करेंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी, करेक्ट। तो 14,000 इंटू 2 इट इज गुडविल। अब आपको इस तरह से पूरा लिखना है, और पहले आपको हमेशा करना है फॉर्मूला लिखनी है। तो देखिए इसकी फॉर्मूला क्या थी एक्सपेक्टेड वाले की, इसकी फॉर्मूला क्या आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसकी फॉर्मूला क्या आएगी, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहले टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स लिखना है, बाद में ये लिखना है फॉर्मूला। उसके बाद क्या आएगा, तो इसकी फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये भी आपको पहले लिखना होगा, उसके बाद आपको ये लिखना होगा। नेक्स्ट यहां भी आप क्या लिखोगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स आप लिखोगे, फिर आप ये लिखो। सो ऑलवेज पुट फॉर्मूला फर्स्ट एंड देन पुट दिस, करेक्ट। तो आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने डायरेक्टली इस तरह लिख दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको पहले फॉर्मूला लिखनी है और बाद में ये लिखना है। नेक्स्ट आते हैं, सर आपने क्यों नहीं लिखी पहले? बेटा मेरे पास जगह कम थी, तो मैंने पहले फॉर्मूला पहले मैंने आपको पूरा सम सॉल्व करा लिया, और फिर आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि पहले फॉर्मूला लिख दो, बाद में ये लिखो। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट सम इज Aradhya Company Limited gives a bright profit and loss statement ending on 31st March 2022 and 31st March 2023 are as follows. Prepare comparative statement of profit and loss. तो यहाँ हमको क्वेश्चन में दिया गया है, सेल्स रेवेन्यू में दिया गया है 2023 2022 का, ये देखिए याद रखिएगा 2022 यहाँ पे, 2023 यहाँ पे। तो ये आपका आ जाएगा 25 लाख, यानी ये आपके सेल्स रेवेन्यूज है, अदर इनकम्स है, COGS है, फाइनेंशियल एक्सपेंस है, इट इज नॉट फाइनेंशियल लॉस्ट, इट इज फाइनेंशियल कॉस्ट है, इट इज नॉट लॉस्ट, इट इज कॉस्ट। फिर ठीक कर दूं भैया इसको, इट इज फाइनेंशियल कॉस्ट। सर इतनी मिस्टेक करते हो आप? बेटा मैं साबित करता हूं, मैं इंसान हूं, मानस मात्र भूलने पात्र, करेक्ट। इंसानों से ही गलतियां होती हैं, मैं रोबोट हूं तो मुझसे गलतियां ही नहीं होती। तो फाइनेंशियल कॉस्ट क्या हुआ, ये इतना कॉस्ट है फाइनेंशियल कॉस्ट, डिप्रिसिएशन 60,000 और अदर एक्सपेंस आपके पास 425 और 340 है। इनकम टैक्स रेट 30% है। अब ये तो आपको पता ही है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में एक फॉर्मेट होता है, पहले हम टोटल मतलब सारी इनकम लिख देते हैं, फिर हम सारे एक्सपेंस लिखते हैं।
तो पहले हम इनकम लिखेंगे इस फॉर्मेट में, पहले हम ये फॉर्मेट बना लेंगे पर्टिकुलर्स नंबर 31 मार्च 2022, बिकॉज पहले आपको पिछला साल लिखना था, फिर आगे वाला साल लिखना, फिर इंक्रीज डिक्रीज आपको लिखना होता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। इन परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज है, सी यहाँ परसेंटेज है, ये भी देखिए छोटी छोटी मिस्टेक यहाँ पे हो जाती है, तो यहाँ रुपीज नहीं आएगा, यहाँ परसेंटेज है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पॉइंट समझिए आप, पहले हम रेवेन्यू लिख देंगे, तो रेवेन्यू लिख देते हैं हम लोग। सेल्स रेवेन्यू पहले कितना था 1950 और अब रेवेन्यू कितना हो गया 2535, तो टोटल हमारे पास कितना बढ़ा, एक मिनट हम इसको रोकिएगा। चलिए मैंने एनिमेशन ठीक कर दी है, बिकॉज एनिमेशन मेरी थोड़ी इधर उधर थी, मैंने उसको ठीक कर दिया। क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया था, पहले हमें इनकम डालनी थी। सो हमारी 35,35,000 की इनकम थी, जरा हम लोग इसको कैलकुलेट कर ले। 25,35,000 माइनस 19,50,000 करना होता है, तो ये हमारा आ जाएगा दैट इज 5,85,000। हमेशा इसमें क्या होता है, कंपैरिजन होता है कि 2022 से 2023 में कितनी इनकम बढ़ी, तो 5,85,000, इसमें से हम ये फिगर माइनस करेंगे तो हमारा 5,85,000 बढ़ गया है। अब यहाँ हमें परसेंटेज बढ़ाने के बाद कितने परसेंटेज हमारी इनकम बढ़ी, तो ये हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है कि 19,50,000 रुपए अगर 5,85,000 रुपए की हमारी इनकम बढ़ी है तो 100 पे कितनी, तो इट इज लाइक दैट कि अगर हम 19,50,000 पे, हाँ जी 19 लाख पे अगर मान लीजिए 5,85,000 की इनकम हो रही है तो 100 पे कितनी, तो अभी हम लोग कैलसी पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ए इंटू 100 राइट बाय 19,50,000, तो आपका आंसर आएगा 30%। तो डेट विल बी द आंसर, डेट इज 100। हम यहाँ पे इसको इस तरह लिखते हैं 100 मल्टीप्लाई 5,85,000 डिवाइड बाय 19,50,000, तो आपका आंसर आएगा 30%। तो मैं यहाँ पे देख लूँ, यहाँ पे आंसर आएगा 30%। नेक्स्ट आते हैं, उसका अदर इनकम जो थी वो पहले 190 की थी और अब इनकम हो गई 2,85,000, तो आपकी कितनी आ जाएगी बैलेंस, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस जो आएगा वो 95,000 रुपीज का है। तो 190 के सामने 95,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 100 के सामने कितना, देखिए आप यहाँ पे 1 लाख, यहाँ प्लीज, तो 1,95,000 पे 90,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 100 पे कितना, करेक्ट, तो कितना आएगा यहाँ पे 1,95,000 पे, तो 1,90,000 पे, सॉरी 1,90,000 पे 95,000 का प्रॉफिट आया है, तो 1,90,000 उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ जी, तो 1,90,000 पे 95,000 का प्रॉफिट आया है। इट इज 100 इंटू 95,000 डिवाइड बाय 1,90,000, 95 2s are, it is very simple, ये 50% होगा, करेक्ट, बिकॉज 95 2s are 95 1s are, तो 1 divided by 2 it is 50%, तो 2 5 हो जाएगा यहाँ पे 250 था, तो 50% हमारा आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 190 के ऊपर 95 बढ़े, तो 190 के सामने 95, तो 100 के सामने कितना। अब हमारे पास इनकम के नाम पे ये दोनों चीजें थी और बाद में हमारे चारों एक्सपेंस हम टोटल कर लेंगे इसका, तो 19,80,000 प्लस 1,90,000 इट इज कॉल्ड 21,40,000। अब इन दोनों का टोटल कर लीजिए, 25,35,000 प्लस 2,85,000 इट इज 28,20,000। अब यहाँ पे कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो हम करिए 28,20,000, एक मिनट ढूंढ ही लेता हूँ, 28,20,000 माइनस 21,40,000, तो आपका आंसर आएगा 6,80,000। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, तो आपका अब यहाँ पे 6,80,000 हो गया। अब 21,40,000 पे
6,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 21,40,000, तो आपका आंसर आएगा 31.77, इट इज 78, हाँ जी आगे भी 5 है इसलिए, तो 31.78% आएंगे टोटल इनकम पे। तो करना कुछ नहीं है, पहले आपको ये वाली इनकम में से ये वाली इनकम माइनस करनी है, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा। फिर 19,80,000 पे इतना तो 100 पे कितना, 190 पे इतना तो 100 पे कितना, 21,40,000 पे 6,80,000 तो 100 पे कितना। चलिए ये भी आ गया। अब एक्सपेंस लिखेंगे, तो आपका पहले था 950 और अब हो गया 1140, तो एक्सपेंस में हम डाल देंगे COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो इट इज पहले 950 था फिर 1140 हो गया, तो 1140 माइनस 950 आपका आंसर आएगा 190। ये बहुत क्लियर हो गया। अब 950 के ऊपर 190 तो 100 पे कितना, ये इस तरह से कितने हम लोग 950 के ऊपर जो पुराना हमारा खर्चा था, अब उसके ऊपर हमारा 1,90,000 खर्चा बढ़ गया, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, चलिए कर लेते हैं। तो 190 इंटू 100 डिवाइड बाय, आपका आंसर आएगा 20%। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बिकॉज यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस डिवाइड बाय दिस, 100 इंटू 190 डिवाइड 950, तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल कॉस्ट की बात करेंगे बेटा, ये फाइनेंशियल कॉस्ट है, मैंने आपको पहले बोला था, तो ये नहीं सुधारा आपने, क्या करो बेटा, मुझे इंसान बने रहना है, मैं गलतियां करता हूं। आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल कॉस्ट है आपकी पहले थी 150 और अब हो गई 90 की, तो आपकी कम हो गई, तो कितनी कम हो गई 60 की, तो 150 पे 60 कम हुआ, तो बेटा ये 60 डिवाइड बाय 150 कर देते हैं डायरेक्टली आंसर, तो 0.40 है, मतलब 40% आपका आंसर आएगा। करेक्ट, ये भी आप इस तरह से कर सकते हो, 150 के ऊपर 60 हुए, 150 के ऊपर 60 हुए, तो 100 के ऊपर कितना, तो आपका आंसर आएगा 100 इंटू 60 डिवाइड बाय 40, 150, आपका आंसर आ जाएगा 40%। नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर डेप्रिसिएशन तो क्या है, 60 है तो कोई चेंज नहीं। अदर एक्सपेंस पहले 340 थे, अब 425 हो गए, तो कितने बढ़े, 85,000 बढ़े, तो 85,000 जो बढ़े 340 के ऊपर 85,000 बढ़े, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो 340 के ऊपर 3,40,000 के ऊपर 85,000 बढ़े, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 पे कितना, बहुत बड़ी बात आपने करनी, हाँ बेटा बहुत बड़ी बात करनी है मेरे को। तो 100 इंटू 85,000 डिवाइड बाय 3,40,000, तो आपका आंसर आएगा 25%। ये आंसर इज 25%। तो देख लेते हैं 20% आंसर आता है कि नहीं, हाँ जी आ गया। चलिए अब इन चारों को भी टोटल कर देंगे, 950 प्लस 150 प्लस 60 प्लस 340, तो इसका आंसर आएगा 15 लाख। करके देख लो, 1140 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 4,20,000, आंसर आएगा 17,15,000। तो कितना बढ़ गया भैया, 2,15,000 बढ़ गया। अब कितने परसेंटेज बढ़ा, 15 लाख के सामने, हाँ जी 15 लाख के सामने कितना बढ़ा भैया, 2,15,000 रुपए बढ़े, बड़ी बात है। तो 100 के सामने कितना, सर क्या आएगा, तो 100 इंटू 2,15,000 डिवाइड बाय 15 लाख, आंसर आएगा 14.33%। तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 14.33%। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 6,40,000 और यहाँ 28,20,000 माइनस 17,50,000, तो 17 और 28 यानी आपका 3 यहाँ पे ये हो जाएगा और 8 और 3 11,05,000। चलिए ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कितना बढ़ा,
देखिए यहाँ पे देख लेते हैं 11,05,000 माइनस 6,40,000, तो आपका आंसर आएगा 4,65,000। अब यहाँ बात करेंगे कि 6,40,000 पे 4,65,000 बढ़े, ले लेते हैं 6,40,000 पे 5,65,000 बढ़े, तो भैया कितना हो जाएगा? तो 100 पे कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं। तो 100 इंटू 5,65,000 डिवाइड बाय 6,40,000, तो आंसर आएगा 88.28। देखिए प्रॉफिट बहुत बढ़ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे क्यों इतना करना पड़ा मेरा, सॉरी 4,65,000 है, लोग मैंने 5,65,000 लिख दिया, बता भी नहीं रहे सर, हम लाइव बैच में थोड़ी है। अच्छा, तो 4,65,000 वापस करेंगे कि 4,65,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 6,40,000, तो यहाँ पे 72.656 है, तो इट इज 66 होगा, तो 72.66 आंसर आएगा। इट इज 72.66 ही है। चलिए अब क्या होगा, आप टैक्स काटोगे तो 640 का 30%, तो 6,40,000 का 30% आपका आएगा 1,92,000 यहाँ पे आ जाएगा, और 11,05,000 का 30% यहाँ 3,31,500 आएगा। 1,92 और 3,31,500, तो कितना बड़ा माइनस, सॉरी ये तो क्या हो गया, तो 3,31,500 माइनस 1,92,000 का आंसर होगा 1,39,500, और 192 के सामने 139, तो 1,92,000 के सामने, थोड़ा पेन बदल देते हैं, कलर अच्छी लगती है। 1,92,000 के सामने कितना बड़ा भैया, इट इज 1,39,500, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो कितना हो जाएगा भैया, 100 के ऊपर गिन लेते हैं, तो 100 इंटू 1,39,500 डिवाइड बाय 1,92,000, तो आपका आंसर आएगा 72.66, सेम आंसर आएगा। मजे की बात है 72.66। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 640 माइनस 192 448, 11,05,000 माइनस 331,500 773,500। तो इसकी अगर आप इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, इट इज 7,73,500 माइनस 4,48,000, तो आंसर आएगा आपका 325500। और अब इसके परसेंटेज निकाल लेते हैं कि 448 के सामने 325 होंगे, 4,48,000 यहां इस तरह से ढूंढना है, इट इज 4,48,000 के ऊपर 3,25,500। आई थिंक वही है आंसर, और देख लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा उस पर ध्यान दीजिए कि 100 के ऊपर कितना, तो यहां कर लेते हैं, तो डिवाइड में फिगर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो 4,48,500 को डिवाइड कर देते हैं, तो आपका 72.66 सेम आंसर आ रहा है। तो ये आपका आंसर तीनों बार हमेशा सेम ही आता है। तो ये क्लियर हो गया आपको, बिकॉज तीनों फिगर्स 30% से ही कम हो रहे हैं, तो तीनों फिगर्स का 30% से कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज सेम ही आ गया। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हरी लिमिटेड कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। अब यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये करंट एसेट है, डेटा करंट एसेट है, बिल्सबल करंट एसेट है, स्टॉक करंट एसेट है, करंट इन्वेस्टमेंट भी करंट एसेट है, बड़ी बात है। क्रेडिटर्स आपके जो है वो करंट लायबिलिटी है, बिल्स पेबल जो है वो आपकी करंट लायबिलिटी है,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आपकी करंट लायबिलिटी है और टैक्सेशन प्रोविजन भी आपकी करंट लायबिलिटी है। तो चलिए करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला क्या है? एक सिंपल सा फंडा है। व्हाट इज करंट रेशियो की फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक रेशियो की फॉर्मूला क्या है? इट इज क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। तो हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी करंट रेशियो ढूंढने के लिए। सिंपल सा फंडा है। हमारे पास ऑलरेडी करंट एसेट इतनी है, इसका टोटल कर लो। इट इज 180 प्लस 120 इज 3 लाख, 3 लाख प्लस ये हो जाएगा 2 लाख, 5 लाख, 5 लाख प्लस 6 लाख। तो 6 लाख आपकी करंट एसेट हो जाएगी। व्हाट इज करंट लायबिलिटी? इट इज 3 लाख प्लस 1,60,000, इट इज 4,60,000। अब क्या करेंगे हम लोग? 6 लाख, तो यहां पे रेशियो ही बन जाएगा हमारे पास। इट इज करंट एसेट 6 लाख डिवाइडेड 4,60,000, हमारा करंट रेशियो बन जाएगा। पर हम पहले लिक्विड एसेट्स क्विक रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए? क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। नाउ व्हाट इज क्विक एसेट? करंट एसेट। व्हाट इज क्विक एसेट? इट इज करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस स्टॉक। तो ये आपका आ जाएगा क्विक एसेट। व्हाट इज क्विक लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये आपकी हो जाएगी क्विक लायबिलिटी। चलिए देखते हैं। तो हम पहले वो भी ढूंढ लेते हैं। तो पहले मैं करंट एसेट में से, यहाँ प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं है, यहाँ पे स्टॉक है। तो 6 लाख में से मैं 140 स्टॉक माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे पास क्विक लिक्विड एसेट आ जाएगी। दैट इज क्विक एसेट्स। तो करंट एसेट में से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं तो स्टॉक माइनस करके मैंने लिक्विड एसेट ढूंढ लिए। और करंट लायबिलिटी से हमें बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करना होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट है ही नहीं, तो जो भी करंट लायबिलिटी है वही क्विक लायबिलिटी है। तो बस अब फॉर्मूला लगाओ, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। पहले आपको फॉर्मूला लिख देनी है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो 6 लाख अपॉन करंट लायबिलिटी 460, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.30:1। करेक्ट। और लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला क्या आएगी? 460 आपकी लिक्विड एसेट है और लिक्विड लायबिलिटी भी 460 बिकॉज देयर इज नो बैंक ओवरड्राफ्ट। आपका रेशियो 1:1 आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ समर्थ कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखते हैं सीधा आपको क्या क्या चाहिए होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपको दिया गया है। फिर चेंजेस इन वर्किंग डेटर्स है, बिजनेस है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ क्रेडिटर्स है। देखिए आपको क्या ढूंढना है, आपको एक सिंपल फंडा दिया गया है। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हम लोग पहले लिख देंगे बिकॉज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक्चुअली बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। अगर हम पूरा फॉर्मेट अगर हम देखना चाहते हैं तो हम एक बार डेस्कटॉप पे जाके आपको मैं दिखा सकता हूं। एक फॉर्मेट शायद मेरे पास होगा, तो देख लेते हैं कैश फ्लो का फॉर्मेट। मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की पीपीटी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक्सेल फाइल नहीं है, सीबीएसई की बुक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है उसका एक फॉर्मेट होता है और हम उसी फॉर्मेट के बेस पर काम करते हैं। तो ये रहा फॉर्मेट। ओके, ये है फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का, आप ध्यान से देख लीजिए। ओके, देखिए पहले क्या होता है, यहाँ पे आपको कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ढूंढना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपके पास एज पर वर्किंग नोट आ जाएगा। फिर आपको ओपनिंग बैलेंस और सरप्लस या प्रॉफिट लॉस अकाउंट जोड़ देना होता है। फिर जो भी आप पीएनएल अप्रो के अंदर डालते हो वो सब एड बैक कर देना होगा। रिजर्व में ट्रांसफर करना, डिविडेंड ट्रांसफर करना, इंटरिम डिविडेंड जो आपने दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स में ट्रांसफर किया है, वो सब आपको इसमें एड बैक कर देना होता है।
फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या करनी होती है, जिस कॉल्ड नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं वो प्लस कर लेने होते हैं ये सारे, और नॉन कैश इनकम जो होती है वो माइनस कर लेनी। फिर आपको जो मिलता है यहाँ पे, दैट इज आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपको दिया हुआ है ना, ये आपको मिलता है, और आपके सम में आपको यही दे रखा है, पॉइंट नंबर डी दे रखा है, देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है, आपको सम में पॉइंट नंबर डी दे रखा है, इट इज प्रॉफिट बिफोर चेंजेस वर्किंग कैपिटल, तो वो दे रखा है। फिर आपको क्या करना होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द करंट एसेट इन द करंट लायबिलिटी। तो आपको सिर्फ इतना देखना है, जहां कैश जा रहा है, अगर कहीं कैश जा रहा है तब उसको लेस करना है, जा रहा है तो आपको उसको लेस करना है, और जब कैश आ रहा है तो आपको उसको ऐड बैक करना है। मैं आपको ये चीज को आगे से सब में एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये चीज कैसे होती है, सम भी होता जाएगा, आपको पैटर्न भी क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सिर्फ इतना सा भाग पूछा गया है, ये वाला डी दिया हुआ है और आपको जी वाले पॉइंट तक पहुंचना है, नथिंग एल्स, करेक्ट। सो इतना ही भाग आपको सब में पूछा गया है। सो आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी करंट एसेट बढ़ती है, सिंपल सी फंडा है, अगर आप करंट एसेट्स बढ़ाओगे ताकि एसेट्स बढ़ेगी तो सामने कैश क्या होगी, कम। और जब भी आप करंट एसेट घटाओगे तो क्या होगा, जब एसेट बेचोगे तो पैसे आएंगे, ताकि करंट कैश क्या होगी, बढ़ेगी। तो कैश का फंडा कुछ इस तरह से चलता है, करंट एसेट मतलब करंट एसेट के साथ फंडा कैसे चलता है कि करंट एसेट बढ़ेगी तो कैश घटेगी, और करंट एसेट घटेगी तो कैश बढ़ेगी, तो उल्टा है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, करेक्ट। और करंट लायबिलिटी के साथ फंडा कैसा होता है, करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो कैश भी बढ़ती है, और करंट लायबिलिटी घटती है तो कैश भी घट जाती है, सिंपल सा फंडा है। तो इनके साथ इसका रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट। लायबिलिटी के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, और एसेट के साथ रिलेशन कैसा है, इनडायरेक्ट, करेक्ट। तो आपको यही समझना है यहां पे, देखिए समझिए आपके डेटास बढ़ गए, डेटास बढ़ गया, करंट एसेट बढ़ी, करंट एसेट बढ़ेगी तो क्या होगी, कैश घटेगी, तो करंट एसेट बढ़ी तो कैश क्या होगी, घटेगी। तो देखिए मैंने करंट एसेट मेरी बढ़ी, मैं इसमें डालूंगा तो मेरी कैश घटेगी, सिंपल सा फंडा है। बिकॉज करंट, देखिए बहुत मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल बताया है, करंट एसेट बढ़ेगी तो कैश घटेगी, तो जब करंट एसेट बढ़ती है तो कैश क्या होगी, लेस, और करंट एसेट घटेगी तो क्या होगी, कैश बढ़ेगी। तो करंट एसेट जब घट रही है तो कैश क्या हो रही है, बढ़ रही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट या टाइटल लिखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। फिर करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो कैश भी बढ़ेगी, तो देखिए करंट लायबिलिटी बढ़ाई मैंने तो कैश भी बढ़ाई है, और करंट लायबिलिटी घटाई है तो कैश भी मैंने घटाई है, तो करंट लायबिलिटी घटती है तो कैश भी क्या होगी, घटेगी। सीधा सा फंडा, और वही आपको लिख लेना है, फिर आपको इसके अंदर डालते जाओ, तो ये आपको याद रखना है कि ये पैटर्न से चलना है। अब देखिए आपके डेटा बढ़े मतलब करंट एसेट बढ़ी, फिर आपके बिल्स बढ़े मतलब करंट एसेट, बिल्स घटे, बिल्स घटे तो डिक्रीज इन करंट एसेट, यहां डाल दो, तो कैश क्या होगी, बढ़ेगी। स्टॉक घटा, स्टॉक घटा यहां डाल दो, बिकॉज करंट एसेट घटी। फिर प्रीपेड एक्सपेंस बढ़े तो करंट एसेट बढ़ी, बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है तो बढ़ जाएंगे। तो बिल्स रिसीवेबल, डेटा, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस ये क्या है, करंट एसेट है। डेटा बढ़े, बड़े में लगा दिया, बिल्स घटे तो घटे में लगा दिया, स्टॉक घटा तो घटे में लगा दिया, प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ा तो बड़े में लगा दिया। अब करेक्ट, तो एसेट बढ़ी तो कैश घटी, एसेट घटी तो कैश बढ़ेगी। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लायबिलिटी क्या होगी, बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम कहां डालेंगे, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी में, और डिक्रीजिंग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर लायबिलिटी घटी तो कहां डालेंगे, लायबिलिटी में। अब लायबिलिटी बढ़ती है तो कैश भी बढ़ेगी, लायबिलिटी किया है, और लायबिलिटी घटती है तो कैश भी घटेगी, मैंने लेस में ही डाला है। तो बस अब आप टोटल कर दे जाओ, तो इन दोनों का टोटल आएगा 70 और इसका टोटल आएगा 15, तो 70 + 15 इट इज 85।
तो 495 प्लस 85 इट इज 580. नाउ 75 प्लस 25 इट इज कॉल्ड 1 लाख. तो 1 लाख यहाँ पे 20 प्लस तो 120. तो 120 आपको क्या करना है माइनस, बिकॉज ये दोनों ऐड तो ऐड कर लिया, ये दोनों लेस है तो लेस कर लिया. तो 580 माइनस 120 इट इज 460. तो ये आ गई आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सर पर वो तो वहां तो कुछ और ही लिखा हुआ था बेटा. वो जो लिखा था इट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और टैक्स पेड तो है नहीं, तो आप वो लिखोगे नहीं. एक्सट्रानेटर्स भी है नहीं, तो भी आप लिखोगे नहीं. तो ऑटोमेटिक आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाती है. तो दैट इज व्हाट वी कॉल योर आंसर. नेक्स्ट आ जाए, फिफ्थ वाला क्वेश्चन तो हो गया. सेक्शन ई रिकॉर्ड करते हैं.